नवपाषाण युग, खेती की शुरुआत और पहिए का आविष्कार, इन सबको हमने विस्तार से हम लोग जाने। तो खेती की शुरुआत के बाद से हम लोग इस चैप्टर के तीसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे पहिए के आविष्कार के बारे में कि किस तरीके से मानव ने पहिए का आविष्कार किया और उस पहिए से मानव जीवन में क्या क्या बदलाव आए, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। पहिए का आविष्कार। नवपाषाण युग ही वह समय था जब पहिए का आविष्कार हुआ। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। आप लोग देख सकते हैं आज के समय में तो पहिए आप लोग देख सकते हैं फिगर में कि पहले पहिया कैसे था, फिर कैसे था, फिर कैसा है, और आज पहिए का रूप कैसा है आप लोग देख सकते हैं। तो नवपाषाण युग में ही पहिए का आविष्कार हुआ, लेकिन पहिए का सटीक डिजाइन बनने में इंसानों को सैकड़ों वर्ष लग गए होंगे। पहले किस तरीके से रहा होगा? हो सकता है कि लोगों ने लकड़ी के बेलनाकार लट्ठों को पहाड़ी से लुढ़कते हुए देखा होगा, फिर दिमाग में आया होगा कि ये किस तरीके से लुढ़क रहा है। देखिए, यहाँ पे एक इंसान देख रहा है कि किस तरीके से पहाड़ी से लकड़ी लुढ़क रहा है। फिर इनकी दिमाग की बत्ती जली होगी, तो इन लोगों ने क्या किया होगा, पहिए को बनाना स्टार्ट किया कि इसी तरीके से अगर कोई चीज़ हम बनाएं तो लुढ़केगा, तो हमें मेहनत कम लगेगा। धीरे धीरे समय बीतने के बाद पहिए का सही डिजाइन बन पाया होगा। देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से आदिमानव वैसे ही खींच रहा था, तो पूरा पसीने से बिल्कुल तरबतर है। फिर जब ये दिमाग लगाए तो इस तरीके से ये पहिए को ऐसे बनाए, आप लोग देख सकते हैं। पहिए को इस तरीके से ये बनाए, डिजाइन किए। फिर ये देखिए, आदिमानव पहिए पे लकड़ी लाद के ले जा रहा है, तो कितने आराम से लेके जा रहा है। यही यहाँ पे देखिए कितना मेहनत कर रहा है, यहाँ पे देखिए कितना मेहनत कर रहा है, फिर यहाँ पे कितने आसानी से ले जा रहा है। तो पहिए ने आदमी का जीवन बहुत आसान कर दिया था। गाड़ी को आदमी या जानवर द्वारा आसानी से खींचा जा सकता था। इससे लंबी दूरी की यात्रा आसान हो गई होगी। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि अगर हमारे जीवन से पहिए को हटा दिया जाए तो क्या होगा। आप लोग जरा सोच के बताइए कि हमारे रियल लाइफ में आज पहिए के कितनी महत्व है। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहिए का उपयोग किन किन चीज़ों में हो रहा है, किन किन चीज़ों में हो रहा है। ठीक है। बर्तन बनाने वालों ने पहिए का इस्तेमाल चाक के रूप में किया, जिससे बर्तन बनाने में तेजी आ गई। आप लोग देख सकते हैं चाक का उपयोग, पहिया का जो है चाक बनाया गया, उससे ये बर्तन बनाने की कार्य स्टार्ट हुआ, जिससे बर्तन बनाने में तेजी आई। अब बात करते हैं मेहरगढ़ में जीवन। तो मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल मैदान है। इस पुरास्थल से मकानों, बर्तनों, जानवरों की हड्डियों और कब्रों के अवशेष मिले हैं, कब्र मिले हैं। ये देख सकते हैं, ये बर्तन, जानवरों की हड्डियां और ये मकानों के अवशेष मिले हैं। इसमें घरों का आकार आयताकार होता था। आप लोग देख सकते हैं घरों का आयताकार होता था। उन्हें पत्थर की सिल्लियों से बनाया जाता था। उस समय जो घर होते थे किससे बनाए जाते थे? पत्थर की सिल्लियों से, इस तरीके से जोड़ करके, पत्थर की सिल्लियों से। क्या आपने कभी पत्थर के मकान देखे हैं? अगर पत्थर के मकान यानी पत्थर की दीवार देखे हैं तो आप लोग जरा हमें बताइए कि आपने कहां देखा है। एक घर में अक्सर 4 कमरे होते थे। देखिए 4 कमरे। इनमें से एक कमरे का इस्तेमाल संभवतः अनाज के भंडार के तौर पर होता था। अब बात करते हैं हम कब्र के बारे में। कब्र, तो कब्रों से मिलने से पता चलता है, यानी कब्रों के मिलने से पता चलता है कि मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था। यानी नवपाषाण युग में अब इंसानों ने अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। हम लोग पाषाण काल में और उससे जब पहले थे तब उतना ऐसा व्यवस्था नहीं था, इंसान उतना डेवलप नहीं हुआ था। कब्रों से कई रोचक जानकारियां मिलती हैं।
ये जो कब्र हैं इससे हमें कई रोचक जानकारियां मिलती हैं। एक कब्र से आदमी के कंकाल के साथ साथ बकरियों के कंकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को यह विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होगा। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि इंसान को दफनाया तो बगल में एक दो बकरे को भी दफना दिया कि जब जरूरत लगेगी तो बकरे को खा लेंगे। तो इस तरीके से ऐसा वो लोग सोचते थे। आप लोग देख सकते हैं ये कंकाल है और कंकाल के अगल बगल में ये बकरियों की हड्डियां दिख रही हैं। ये हमें कब्रों से अवशेष मिले हैं। लोगों को यह भी लगता रहा होगा कि मरने के बाद भी भौतिक सुविधाओं की जरूरत होती होगी। बहुत लोग कुछ जो भी खाने पीने की चीजें होती थी उसको दफना देते थे। अब बात करते हैं दाओजली हेडिंग। यह पूरा स्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। यहां से खरल और मूसल मिले हैं। खरल और मूसल आप लोग इसे आप सबके घरों में भी मिलता होगा। इसे इमाम दस्ता लोग कहते हैं, कूटनी कहते हैं, कई नामों से बुलाते हैं। जरा आप लोग बताइए कि आपके घर में इसको किस नाम से बुलाया जाता है और क्या आपके घर में ये है या नहीं है। आप लोग जरा हमें बताइए और अपना नाम भी बताइएगा और आप कहाँ से हैं ये भी हमें पता चले कि आप कहाँ से हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भोजन को पीसा करते थे, यानी पीसने कूटने का भी काम इंसान करने लगे थे। यहाँ से जेडाइट नाम का पत्थर भी मिला है। यह एक हरे रंग का पत्थर होता है जिससे औजार बनाए जाते थे। ये हरे रंग का पत्थर, इससे औजार बनाए जाते थे या फिर अलग अलग तरीके के टूल्स जैसे कह सकते हैं, कूटने पीटने वाली ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती थी। इतिहासकारों का मानना है कि जेडाइट चीन से आया होगा, यानी जो ब्रह्मपुत्र के जो रास्ते हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो पूरा स्थल जो ब्रह्मपुत्र है उसी से रास्ते से लोग चीन जाते होंगे। तो इतिहासकारों का मानना है कि जेडाइट चीन से आया होगा। इससे यह पता चलता है कि लोगों का संपर्क दूसरे स्थानों के लोगों से हुआ करता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को 3 भाग में यानी 3 पार्ट में पूरे चैप्टर को हमने कवर किया और नवपाषाण युग, खेती की शुरुआत और पहिए का आविष्कार, इन सबको हमने विस्तार से हम लोग जाने। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल यानी BSS ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।